नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आदमी का, हमारा, आपका, लेडी जेंट्स जितने सारे लोग हैं हम लोग, इसके कितने स्टेज होते हैं एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर इसके लिए क्या कहता है और किस किस टाइप के स्टेज होते हैं दोस्तों, और उसको उसने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि कैसे कैसे होता है, और इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, एक बहुत बड़े लेवल है इसका। एक उसकी छोटी सी झलक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों 6 पार्ट में हमारे पीरियड्स को बांटा गया। हमारे एज के पीरियड्स को 6 पार्टों में बांटा गया है एक्यूप्रेशर में। पहला पीरियड है, जो स्टेज है वो क्या है, विंड स्टेज में क्या होता है दोस्तों, 0 से 12 का जो टाइम होता है ये विंड एज है। तो जिस एज में हम लोग रहते हैं, हमारी एक्टिविटीज़, हमारे ऑर्गन की एक्टिविटीज़, हमारा सोच, हमारी सारी चीज़ें, हमारा व्यवहार, सारी चीज़ों में चेंज आएगा। उसी तरह की एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम जुड़े रहते हैं और सेम उसी तरह की एक्टिविटीज़ के हिसाब से दोस्तों हम लोग करते हैं। तो अब मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हमारी सोच उस वक्त में, जिस एज पीरियड में हम लोग रहते हैं, उसी एज के हिसाब से हमारी सोच होती है और हम उसी तरह से चलते हैं। तो दोस्तों ये 6 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है विंड, सेकेंड पार्ट है हीट, थर्ड पार्ट है हॉटनेस, फोर्थ पार्ट है क्या है, ह्यूमिडिटी, फिफ्थ पार्ट है ड्राइनेस, और 6 पार्ट है कोल्डनेस। ये 6 पार्ट में, अब ये अगर 12-12 करके अगर जाते हैं हम लोग, 12 ईयर्स को अगर ऐड करते हैं तो 72 ईयर्स होता है। लेकिन जो इसके ऊपर जीतते हैं उसके लिए दोस्तों, तो वो फिर से अपने फर्स्ट टाइम में ही आ जाता है विंड में। आप अगर गौर करेंगे तो लोगों की एक्टिविटीज सेम होने लगती है, और मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कि एक्यूप्रेशर कितना सिमिलरिटीज, मतलब समानताएं कितनी क्रिएट किया है। इसीलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और लोगों को इसका रिजल्ट मिलता है। अब देखिए 12 ईयर्स फर्स्ट में आते हैं विंड 0 से 6 आ, और 6 to 12 क्या है, आह क्या हो गया दोस्तों, जो फुल मूवमेंट हो, जिसमें में स्थिरता होती है, बराबर है। तो आ फुल मूवमेंट, में स्थिरता। तो आप देखेंगे 0 से 6 तक के बच्चे होते हैं, आप उसे पकड़ के लेके आओ, देखो फिर भाग जाएगा। विंड मतलब क्या होता है, हवा। तो थोड़ी सी भी हवा क्या कभी रुकती है, क्या नहीं रुकती है, चलते ही रहती है, रुकने का काम ही नहीं है दोस्तों, हवा कभी रुकता ही नहीं। आप देख लीजिए, थोड़ी सी भी आई तो बह गया। तो छोटे बच्चे को जब 0 से लेकर 6 तक के बच्चे को लेके आप आते हैं, उसको पकड़ के रखा, वो भाग गया। फिर देखिए घुटने के बल चलने लगता है, फिर देखिए फिर पकड़ के लेके आया, फिर भाग गया। नहीं, अगर आपको याद हो तो कृष्ण जी का ख्याल लेकर लीजिए। हम लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो कृष्ण जी का बचपना देख लीजिए, उनको बहुत सारी चीजों के बारे में इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो पहला स्टेज विंड, 0 से 6 आव विंड। दूसरा स्टेज क्या है दोस्तों, विंड, स्थिरता। इसमें बच्चे भागते नहीं है। इसमें क्या होता है बच्चों के साथ कि बच्चे को आप बोलते हो तो बच्चे चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। फिर देखा कि आप चले गए, फिर वो भाग जाएगा, फिर वो अपने कार्यक्रम में लग गया, फिर आपने उसको डांटा, फिर वो बैठ जाएगा, फिर वो अपने कार्यक्रम में लग गया। तो 6 से 12 तक के बच्चों की एक्टिविटीज ये होती है दोस्तों, बराबर। तो अब इसी बातों को आप देखिए, 0 से 6 और 6 से 12, यह है विंड का। अब इसके इमोशंस क्या होंगे, उस जगह पे उसके इमोशंस क्या जुड़ते हैं दोस्तों। तो इस एज के बच्चों का इमोशंस क्या है दोस्तों। तो इमोशंस के बारे में बताता हूं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आप पकड़ के लेके जाते हो फिर आ जाता है, लेके जाते हो फिर आ जाता है, वो मूवमेंट में आता है। अच्छा बोलते हो तो चिल्लाने लगता है, कहने लगता है, गुस्से में किसी भी तरह से करो वो फुल गुस्से में आ जाता है। सारी एक्टिविटीज उसकी वैसी हो जाती है। आप इस पर गौर करना, अगर मैं आपको बोल रहा हूं ऐसा कि आपको लगता है कि ये गलत है तो इस पर गौर करो। तो पहला स्टेज 0 से 6, 6 से 12, ये एज क्या है, विंड।
इस पर अगर बोलने लगूँ तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। इससे सेकेंड स्टेज में हम लोग आते हैं दोस्तों। तो ये वीडियोस खत्म नहीं होने वाला है, तो फिर कंटिन्यू हम लोग को इसी में रहना पड़ेगा। तो सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड में हम लोग को क्या ये एज स्टेज क्या है? हिट। अब हिट स्टेज में भी दो आता है, 12 to 18 और 18 to 24। तो 12 से 18 अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये आ है। तो इस वक्त बच्चे के मूवमेंट्स कैसे होंगे, और 18 से 24 में बच्चे की मूवमेंट कैसे होंगे? इसमें क्या होता है कि बच्चे के मूवमेंट आह की तरह इधर हाथ एक्शंस घुमा फिरा के सारी बातें करता है, मैंने ऐसे किया, ये किया, वो किया, बहुत तरह की चीजें सारी बातें आती है, वो हिट स्टेज में रहता है। फिर 18 से 24 के बच्चे को देखिएगा, उसके अंदर में कुछ स्थिरता आती है। और कीजिएगा अपने बच्चों के अंदर में ये चीजें मिलेगी। तो अब ये जो हिट स्टेज है, अब इस स्टेज में क्या है, इसका इमोशंस क्या है दोस्तों? जॉय। बात पे गौर कीजिए। आप 12 से लेकर 24 तक के बच्चों को देखिए, सिर्फ वो अपने जॉय के बारे में सोचेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच सकता। और जगह पे उसको पकड़ के खींच के लाना पड़ेगा आपको। ए पढ़ाई कर, ठीक है पापा ये कर लेता हूं। ए पढ़ाई कर, मम्मी बोलती ठीक है मम्मी ये कर लेता हूं। फिर बोला गया अरे ये कर, क्यों नहीं किया? अच्छा कर लेता हूं। क्योंकि वो 12 से लेकर 18 के बीच का जो है, उसे कुछ डर भी रहता है और नहीं भी रहता है। तो ये टाइम क्या है उसका? जॉय का। वो दिन रात अपने जॉय के बारे में सोचता है, अपने मस्ती के बारे में सोचते रहता है, अपने सिस्टम के बारे में सोचते रहता है। अनबिलीवेबल। सिर्फ जॉय के अलावा वो कुछ सोचता ही नहीं है। खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, फुटबॉल खेलने के चले गए, वॉलीबॉल खेलने के लिए चले गए, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। गांव घर में तो लोग दूसरे का आम को तोड़ते, क्या करते हैं, पेरू तोड़ते, दूसरे का फल तोड़ते, फ्रूट तोड़ते। मतलब सिर्फ उनके हर एक फंक्शन में 12 से 18 के बीच के बच्चों के हर एक फंक्शन में आप अगर गौर करेंगे तो सिर्फ जॉय ही जॉय। कैसे लेना है किसी भी काम में, वो सिर्फ जॉय लेते हैं, जॉय करते हैं। वो जॉय का जो है, अब देखिए अब 18 से 24 में, तो इस एज में भी लोग बच्चे जॉय लेते, तो उसका स्टाइल अलग हो जाता है। अब उसमें स्थिरता आ जाती है। 18 के बाद जो 24 का एज होता है बच्चों में, उसमें स्थिरता आने लगती है। अब वो जॉय दूसरे तरीके से लेता है, थोड़ा स्थिरता होके, हाँ भाई ठीक है करते हैं, हाँ भाई चलो करो। इसमें क्या होता है? फास्ट मूवमेंट होता है आह में, और उसमें क्या रुक रुक के करते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप अगर इससे गुजर चुके हैं तो आप ये खुद फील कीजिएगा कि आपका 18 से 24 का क्या एज था और 12 से 18 का क्या एज था। तो दोस्तों ये एज ही वही है, ये एज ही है जॉय करने का दोस्तों। उसके बाद जॉय के बाद हिट का जो एज, हिट के स्टेज के बाद वो थर्ड स्टेज में वो क्या जाएंगे? हॉटनेस। तो हॉटनेस स्टेज क्या है? हिट के बाद से जो चरम सिस्टम में चरम सीमा पे अगर वो चला जाता है तो वो हो गया हॉटनेस। मतलब हिट बहुत एक्सीड हो गया, बहुत ज्यादा, वो हॉटनेस हो गया। तो हॉटनेस में क्या है दोस्तों? हॉटनेस के स्टेज में क्या होता है? उसके भी दो पार्ट हैं। उसके दो पार्ट हैं। वो दो पार्ट क्या है? पहला 24 से 30 और दूसरा पार्ट क्या है? 30 से 36, मतलब 24 to 30 और 30 to 36। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में क्या है दोस्तों? 24 to 30। तो आप वही खुशी, हैप्पीनेस, इसका इमोशंस क्या है? हैप्पीनेस। तो इसी टाइम में लोग जो है क्या करते हैं, इस एज में खुश रहना चाहते हैं। ये खरीदा, वो खरीदा, ये मकान, वो मकान, बच्चे, परिवार, समाज, सबको वो चाहते हैं कि खुश रहे और खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो हैप्पीनेस में ये जो है, हैप्पीनेस भी है हॉटनेस में और सेटिस्फैक्शन भी है। जब आप पूरी तरह से खुश हो जाता है तो आपको खुद से अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस स्टेज में जब जॉय से वो बाहर आता है, जब उसकी शादी हो जाती है, घर परिवार हो जाता है, वो कमाने लगता है, कोई जॉब मिल जाता है, तो खुद हैप्पीनेस उसके जिंदगी में आने लगता है, खुशी आने लगती है। मतलब कि खुशी की चरम सीमा हो जाती है और वो अपनी जिंदगी को उस सेटिस्फैक्शन के साथ जीता है कि जो मुझे चाहिए उस जगह तक पहुंच गया। तो वो इस स्टेज में जीने लगता है। तो वो 24 to 30 वो दिखता है, ये खरीदा, वो खरीदा, बहुत तरह की चीजें। फिर 30 to 36 वो थोड़ा सा स्थिर हो जाता है कि नहीं अब मुझे लोगों को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, और वो पैसे को कुछ बैलेंस करने लगता है अपने फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों।
बराबर। अब वो 36 ये हैप्पीनेस के बाद जो है, अब हम लोग आते हैं ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी स्टेज क्या होता है दोस्तों? तो ह्यूमिडिटी स्टेज में क्या होता है? यह है एंजाइटी का, चिंता का। दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है? 36 टू 48, तो 36 टू 42 वो आ हो गया। इस एज में लोगों की चिंता जो आई गई, ये करना है, वो करना है, ये करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, इधर का भी सोचना है, उधर का भी सोचना है, इसके बारे में दिन रात उसके साथ चिंता चलने लगती है। बच्चे हैं, बच्चे कुछ कर नहीं रहे, आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत तरह की चीजें और ख्यालात उसके दिमाग में घूमने लगता है और वो दिन रात उसी चिंता में लगा रहता है। 36 से 42 में उसको चिंता आता है जाता है इस तरह की, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, आता जाता है, अरे ये करना है, या उससे भी ये करना है, उसे भी ये करना है, इस तरह की। लेकिन जब 42 टू 48 होता है तब उसे चिंता स्थिर हो जाती है, उसके दिमाग में बैठने लगता है कि नहीं ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारे काम बाकी हैं, अब तो क्या एज भी ये हो रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है, और वो इस स्टेज में चला जाता है दोस्तों, जो दिन रात सिर्फ सोचते ही रहता है, या तो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, कि हमने ज़िंदगी में हासिल क्या किया, उसके फ्रेंड आगे निकल गए, उसके और लोग आगे निकल गए, वो अपने आप को वहीं पे पा रहा है जहाँ पे वो पहले था, या वो बहुत आगे निकल गया तो अपने से आगे वाले को देख रहा है। तो दिन रात उसे अपनी इसकी चिंता ही बनी रहती है और उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। दोस्तों इसके बाद का स्टेज क्या है? ड्राइनेस। अब देखिए ड्राइनेस, अब ड्राइनेस में कौन सा ये स्टेज है? ये ड्राइनेस स्टेज है सैडनेस, उदासी। अब ये ड्राइनेस स्टेज में क्या होता है दोस्तों? लोग बीमार होने लगते हैं। वो जो चिंता के बाद जो निकलता है तो लोग बीमार होने लगते हैं। कहावत है ना अपने यहाँ, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता से क्या होता है? हमारी अच्छी सोच खत्म हो जाती है और हम दुखी होने लगते हैं और हम बीमार होने लगते हैं दोस्तों। और बीमार होने का रीज़न क्या होता है? हमें सब कुछ है, ये रीज़न क्या होता है कि हमसे लोग आगे निकल गए, इसके चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोचते। उसके बच्चे आगे निकल गए, उसके बच्चे आगे निकल गए, मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है, मेरी बातें सुनता ही नहीं है, मेरे हिसाब से चलता ही नहीं है, मैं जो बोलता हूँ करता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे उसे पकड़ के अपने हिसाब से दबा के करवाने की आदत थी काम। आज वो बड़े हो गए तो वो अपने हिसाब से ही करेंगे, आपकी बातें सुनने वाले नहीं है। समय परिवर्तन है। आप जब उस स्टेज में थे तो आपने नहीं बड़ों का सुना, अगर किसी ने सुना भी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे सुने। लेकिन मोस्टली यही होता है कि आप जो फल लगाते हो वही फल पाते हो, जो बीज बोते हो वही मिलता है। अगर आपने किया होगा तो आपको मिलेगा ही। अब इसमें लंबी चौड़ी फिलॉसफी है कि अब इस जन्म, बहुत अगले जन्म, पिछले जन्म, बहुत तरह की कहानी होती है। हम लोग उतने पे नहीं जाते दोस्तों। मेन समझ लें कि ड्राइनेस स्टेज में लोग सैड हो जाता है और बॉडी के पार्ट सब भी जो है सूखने लगते हैं। जो वर्किंग पीरियड जो होता है ना, बॉडी सिकुड़ जाते हैं। उस स्टेज में क्या होगा? तो दोस्तों ये ड्राइनेस स्टेज, तो ये क्या है? सैडनेस। ये सैडनेस आया कहाँ से? पहला स्टेज में आप कहाँ थे? विंड, जो मूवमेंट थे आपके अंदर में, ग्रोथ। विंड का एक काम होता है ग्रोथ का भी। दूसरा स्टेज में क्या थे आप? हिट। हिट का काम होता है एक्टिविटीज, क्रियाएं। तो सारी क्रियाएं बच्चों के पास इसी एज में होती है। उसे कैरियर भी बनाना होता है, शरीर भी बनाना होता है, जॉय भी करना होता है, सारी चीजें। थर्ड स्टेज क्या होता है? हॉटनेस, खुशी। इसी में सारी चीजें अरेंज करना होता है। फोर्थ स्टेज क्या आता है? ह्यूमिडिटी, जिसमें चिंता बढ़ जाती है। इसी टाइम में चिंता के कारण जो है वो कुछ भी खाते, टाइम पे नहीं खाते तो बॉडी फैल जाता है, मोटापा हो जाता है, बहुत तरह की परेशानी होती है। अब आ गया ड्राइनेस स्टेज। तो ड्राइनेस स्टेज में हमारे ऑर्गन भी सिकुड़ने लगते हैं और लोग भी दुबला होने लगता है, थीन होने लगता है। तो आगे क्या होता है दोस्तों? ये स्टेज, ड्राइनेस स्टेज में लोग दुबला होते चले जाते हैं। चिंता के कारण उनके सारे सिस्टम में चेंज आ जाता है और वो हमेशा उदास रहने लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में ओवरलोड रहता है काम का। ना वो पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, सारी चीज़ें उन्हें करना पड़ता है। घर के लोग सुनते नहीं है, बाहर के लोग। अब एक चिंता उनको अपने फ्यूचर की होने लगती है, क्योंकि वो बीमार होने लगते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उसके बाद क्या हो जाता है? ये फर्स्ट में 48 टू 54, तो ये सोचने में और चिंता उदासी में चलती रहती है। उसके बाद तो 54 टू 60 में तो पूरी तरह से उदासी हो जाते हैं, बचता ही नहीं है उनके पास सैडनेस के, क्योंकि वो समझ रहे हैं अब तो मुझे रिटायर करना है, बॉडी भी काम नहीं कर रहा है, पैसे भी नहीं है, या लोग आगे निकल गए अब तो मैं निकल नहीं सकता हूँ, बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं, बच्चे भी अनदेखा करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते और वो पूरी तरह से उदास हो जाते हैं।
उसके बाद की स्टेज जो है, ड्राइनेस के बाद के स्टेज क्या आते हैं दोस्तों? कोल्डनेस। तो अंदाजा लगाए कि जब आप ड्राइनेस में ही आप पूरी तरह से उदास हो गए तो कोल्डनेस में आपकी स्थिति क्या होगी दोस्तों? ये सिर्फ सोचने की बात है। आप पूरी तरह से अगर उदास हैं तो कोल्डनेस में आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, आप ठंडा हो जाते हैं। ठंडा होने का रीजन क्या है? कि आपकी जितनी सारी चीजें थी, आपके शरीर का जॉय खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, पूरी बॉडी के मूवमेंट्स खत्म हो गए और बॉडी स्थिर होने लगता है, शिथिल होने लगता है। और धीरे 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 क्या होता है? बॉडी पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। तो आप देखते होंगे 60 to 72 आदमी को बहुत सारी बीमारी रहती है, या तो डायबिटीज रहता है, या तो बीपी रहता है, या सर दर्द का हुआ, आंख दर्द का हुआ, बहुत सारी की परेशानी रही, इधर का लोड उधर का लोड, चिंता परेशानी, मतलब कि सिर्फ परेशान के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। तो बॉडी के सारे बॉडी पे ध्यान नहीं देते, बॉडी का ऑर्गन सब क्या होता है? कमज़ोर होने लगता है और धीरे 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 करके बॉडी ठंडा होने लगता है। और लोग, अगर बॉडी ठंडा हो गया तो दोस्तों क्या होगा? आदमी ठंडा हो गया, कुछ बचता ही नहीं है। उस एज में वो कुछ भी बोलता है, लोग उसकी सुनता ही नहीं है, उसे रिटायर कर देता है, उसको हटा देता है दोस्तों। तो अब जो ये स्टेज है ये बनाया गया। अब ये लास्ट में 60 to 72 या तो आदमी वहाँ तक टिका तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद अगर वो स्टेज आ गया 72 के बाद का जो एज आता है वो एज फिर क्या हो जाता है दोस्तों? वेंट। तो आप गौर करते होंगे, अगर हमारे यहाँ ओल्ड लेडी, दादा दादी अगर 72 के ऊपर में है तो उनका नेचर बच्चे की तरह हो जाता है। गौर कीजिए, 72 से 78 उनका उस बच्चों की तरह हो जाता है जो हर एक बातों बातों पे वो चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इधर नहीं किया, उधर नहीं किया। आप उधर नहीं भी छोड़ो तो भी बोलते हैं, कोई आता है तो उसे कुछ कुछ बात बोलने लगते हैं, इधर से बोलते हैं। जो छोटे बच्चे का होता है उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है और वो उस स्टेज में घूमने लगते हैं। और फिर 78 to 84 फिर वो किस में चला जाता है दोस्तों? विंड में। उसमें भी नेचर वही होता है, वो नहीं सुनता हमारी बातों को, वो नहीं सुनता हमारी बातों को, वो नहीं सुनता हमारी बातों को, और वो परेशान रहता है कि सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो क्या, बुरी तरह से ये रहता है। तो विंड। अब उसके बाद जो लोग जिएंगे तो वो हिट स्टेज में आते हैं दोस्तों। फिर उसके मूवमेंट्स चेंज होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल बना हुआ है दोस्तों। 12, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36, 36 to 42, 42 to 48, 48 to 54, 58 to 60, 58 to 48, 54, 54 to 60, 60 to 66, 66 to 72। कोल्डनेस के दो स्टेज, आ 60 से 66 और कोल्डनेस वो क्या आएगा आपको 66 से 72, फिर 72 से 78 ऑफ विंड। ये मैं एक स्टेज इसलिए बता दिया कि इसके बाद क्या होता है, लोग के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आएगा, इसके बाद भी तो लोग जीते हैं, तो वो स्टेज विंड का आएगा। तो विंड, तो ये चीजें क्या, तो दोस्तों विंड के बाद फिर तो उस इसमें जो ट्रीटमेंट होता है दोस्तों, स्टेज वाइज भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है। अगर जो विंड एज में है उसको विंड एज के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया तो रिजल्ट मिला, कि उसके इमोशंस और सिस्टम्स ऐसे हैं। जो हिट में है उसको हिट के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया तो मिलते हैं। जो हिट के अलावा जो है हॉटनेस में है, हॉटनेस के हिसाब से। इस तरीके से बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी सोच होता है, उसके बॉडी का बैलेंस होता है, बॉडी के सारी चीजें इसी एज के हिसाब से चलता है। अब हर एक एज के कलर्स अलग है दोस्तों, हर एक के कलर अलग अलग है। हमसे लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि ये कलर है क्या और कलर का क्या यूज है एक्यूप्रेशर में। आपने बहुत सारे कलर्स के बारे में बताया, तो दोस्तों मेरे हाथ में अभी भी बहुत सारे कलर्स लगे हैं, हर एक कलर्स का अपना अपना यूज है। विंड का कलर कौन सा है दोस्तों? ग्रीन। जो ग्रीन कलर क्या है, आगे जब जाएंगे तो इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, तो वो बैलेंस कलर है। ग्रीन के बाद कौन सा दूसरा स्टेज क्या आता है? हिट का कलर क्या है? रेड। अब उससे ज्यादा अगर हिट आया दोस्तों, रेड हिट के बाद वो क्या आता है? हॉटनेस। हॉटनेस का कलर क्या है दोस्तों? ऑरेंज। हॉटनेस का कलर क्या है? ऑरेंज।
और पिंक, ये 2 कलर है दोस्तों। अब हॉटनेस के बाद क्या आता है, तो इसमें आप एक चीज़ें देखे होंगे अपनी समाज में कि जो लोग नया नया साधु बनते हैं तो वो रेड कपड़ा पहनते हैं, और जो पुराने हो जाते हैं वो जो है ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से उसमें रंग गए। तो एक ही होता है। अब हॉटनेस के बाद क्या आता है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का कलर कौन सा है दोस्तों, येलो। इसके बाद का जो है, इस कलर के बाद जो है कौन सा आएगा, ड्राइनेस। तो ड्राइनेस का कलर कौन सा है दोस्तों, ब्राउन। उसके बाद का कलर कौन सा आएगा दोस्तों, कोल्डनेस। कोल्डनेस है कलर ब्लैक और ब्लू, ये 2 कलर्स हैं। तो दोस्तों यही 7 कलर का इस्तेमाल हम लोग इस सिस्टम के हिसाब से अपने शरीर के ऊपर ये करते हैं, और उसी से हमें रिजल्ट मिलता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, अगर मान लिए अब विंड स्टेज में है, बराबर है, तो विंड को क्या, हवा को अगर हमको रोकना है तो कैसे रोकेंगे, आग को रोकना है तो कैसे रोकेंगे, हॉटनेस को रोकना है तो कैसे रोकेंगे दोस्तों। तो हर एक का कलर अलग अलग है, उसके अपोजिट कलर के हिसाब से। तो हमारे शरीर में जो जो गर्मी बढ़ती है, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस, उस एनर्जी के हिसाब से हम लोग कलर का ट्रीटमेंट करते हैं और लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो इसी को कैसे कर, इसी ट्रीटमेंट को हम लोग कलर में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और इसी ट्रीटमेंट से हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ों इसके बारे में जानकारी दूंगा। अभी सिर्फ इतनी सी बातें जानिए एक कलर के बारे में। इसी से हमारी बॉडी, आपको एक बात नहीं मालूम, हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं हर एक के 2-2 घंटे के हिसाब से इस 24 घंटे में बटा हुआ है। हमारे पेट का टाइम अलग है, ब्रेन का टाइम अलग है, हार्ट का टाइम अलग है, लंग्स का टाइम अलग है, फिर हमारा लीवर का टाइमिंग अलग है दोस्तों। तो बॉडी के जितने ऑर्गन है, किडनी का टाइम अलग है, फिर अगर आते हैं किडनी के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम, हर एक ऑर्गन का अपना अपना टाइमिंग है, और हर एक ऑर्गन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे घर में भाई बहन होता है दोस्तों, उसी तरह से एक दूसरे के साथ उसका रिलेशन है, और ये चलता रहता है। यही पढ़ाई जो है, यही चीज़ें जो है, हम लोगों को ये कलर पे लेके आता है, और कलर ट्रीटमेंट से रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। सिर्फ इसके सारे सिस्टम्स को समझता है। एक छोटी सी झलक एक आदमी के पीरियड्स को मैंने बताने की कोशिश की कि लोग के बहुत तरह के क्वेश्चंस थे, तो मैं ये बताने की कोशिश था कि हर शख्स कैसे कैसे स्टेज में अपने आप को लेके जाता है और कैसे कैसे चेंज करता है दोस्तों। तो उसी स्टेज का इफेक्ट हर शख्स के ऊपर पड़ता है। जो 12 तक का है तो 12 के हिसाब से सोचता है, जो 24 का है 24 के हिसाब से सोचता है, जो 36 का है 36 के हिसाब, एज के हिसाब से ही लोग सोच सकता है और उससे आगे हो सकता है। कुछ चीज़ें अपवाद है, वो अपवाद आती है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ में, उसके सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस नहीं आते। बॉडी उसी के हिसाब से ग्रोथ करता है और बॉडी उसी के हिसाब से बढ़ता है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपने में इस बातों को अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियोस दिया है 12 से 24 के पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ क्या कीजिए, एक फ्रेंड का व्यवहार कीजिए, बच्चों के साथ घुलिए मिलिए और बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों हिट के स्टेज में बच्चों के, एक बात समझिए दोस्तों, विंड के स्टेज में क्या करना है, बच्चों के हेल्थ के बारे में आपको ख्याल रखने की जरूरत है दोस्तों, कि शारीरिक स्ट्रक्चर में उसमें चेंज आए, क्या खाना चाहिए। हिट स्टेज में बच्चों के मेंटल सिस्टम्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि उसकी सोच कैसी है और उस सोच की विचारधारा को मैं कैसे चेंज कर सकता हूं। चेंज करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है दोस्तों। एक तरीका तो है कि प्यार की भाषा सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। उसे
मैं बोल नहीं सकता कहाँ पे क्या अपवाद आ सकता है, लेकिन प्यार की भाषा सब समझते हैं। अगर प्यार की भाषा से अगर आप अपने बच्चे को समझा सकें और कर सकें 12 से 24 के एज में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये टाइम माँ बाप पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए विंट और हिट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, जिस टाइम को वो इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बहुत आगे लेके जा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ों में अब बातें ये आती है कि आपके जो विंड के ऑर्गन हैं, हिट के ऑर्गन्स हैं, वो बॉडी में सबके अलग अलग ऑर्गन्स हैं। विंड से रिलेटेड ऑर्गन कौन कौन सा है दोस्तों? तो लीवर एंड गोल ब्लैडर है। हिट से रिलेटेड ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं दोस्तों? हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक स्टेज के ऑर्गन्स अलग अलग हैं, उसके हिसाब से वर्किंग होता है। अब इसके आगे जब हम आएंगे वो हॉटनेस, तो हॉटनेस स्टेज का कौन से ऑर्गन है दोस्तों? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इसके आगे आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी स्टेज के कौन से ऑर्गन है दोस्तों? स्टोमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन। पेनक्रियाज स्प्लीन में ही आता है, तो स्प्लीन और स्टोमक ये ऑर्गन उससे रिलेटेड है दोस्तों। अब इस ऑर्गन के बाद आप कौन से स्टेज में? ड्राइनेस। ये इसमें कौन से ऑर्गन इस स्टेज से टच करता है? लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके आगे के स्टेज में अगर आप जाएंगे तो कौन से ऑर्गन आपको टच करता है दोस्तों? कोल्डनेस में किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, यूबी। तो ये हर एक ऑर्गन का हर एक स्टेज के हिसाब से रिलेशन है, और उस स्टेज के हिसाब से उसका फंक्शन होता है, वो काम करता है। सब कुछ उसी के हिसाब से बातें बढ़ती है, बनती है, बिगड़ती है दोस्तों। तो अब उस स्टेज में वो तो आप एक देखते होंगे लीवर एंड गोल ब्लैडर। तो जो विंड का एज है, इस एज में लीवर का ही काम सारा चीज होता है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड चीजों को ये करता है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये ब्लड से रिलेटेड और बॉडी में हीट क्रिएट करने की कोशिश करता है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये आपको हैप्पीनेस जो स्टेज आपको बताया, इस हर एक का अलग अलग स्टेज है दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर बताने जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी दोस्तों। फिर भी मैं एक बताते बताते एक छोटी सी झलक देने की कोशिश किया आपको कि इसके इमोशंस भी हैं, इसके ऑर्गन्स भी हैं। अब इसके ऑर्गन्स जो है फंक्शनल भी हैं, स्ट्रक्चर भी है, और सारी चीज़ों का काम हमारे बॉडी के हिसाब से चलते रहता है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। लोगों ने ये एक्यूप्रेशर कलर को लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं नॉर्मल है, सिर्फ इतना ही समझे कि हाथ में मैं पॉइंट दबा दिया और ये एक्यूप्रेशर खत्म हो गया। नहीं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा साइंस है। जैसे मेडिकल की पढ़ाई होती है उसी तरह से इसकी पढ़ाई है। ये बड़े पैमाने पे बड़े बड़े जगहों पे ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इसे कर रही है। बहुत सी कंट्री में तो इसके हॉस्पिटल ही है डायरेक्ट, वहाँ पे मेडिसिन चलता ही नहीं, सिर्फ एक्यूप्रेशर से। चाइना में बहुत हॉस्पिटल ऐसा है। एक वीडियोज आई थी, अगर आप लोग को मौका मिले तो कभी देखिएगा, कैंसर क्योर इन 3 मिनट्स, उसका लाइव दिखाया है दोस्तों। आप जब YouTube पे बोलिएगा कैंसर क्योर इन 3 मिनट्स, लाइव दिखाएगा। गोल्ड ब्लैडर कैंसर को 3 मिनट में प्रेशर करके पॉइंट दबा के खत्म कर दिया। तो कभी ऐसे ही चमत्कार होते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पे लोगों को जो बिलीव नहीं है, ये कलर पे लोगों को बिलीव नहीं है, इसलिए मैं एक छोटी सी बिलीव करने के लिए विश्वास के हिसाब से एक वीडियोस बनाने की कोशिश किया है कि आपको समझ में आए कि आपके बॉडी में कितने, क्यों कि आप तो जिस एज से गुजर रहे हो अपने एज को तो जान सकते हो, बैक में जाके देख सकते हो आपके क्या क्या मूवमेंट थे, क्या क्या नहीं थे। आजकल तो क्या पेरेंट्स वीडियोस बना के रखे हैं, आप वो वीडियोस से देख सकते हो कि आपके क्या क्या वीडियोस थे, क्या क्या मूवमेंट्स थे। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक छोटी सी झलक दी है कि ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसे मुझ जैसे लोग इसे सही से नहीं समझ सकते। इसमें जितनी पूरी ज़िंदगी भी लगा दी जाए तो समझना कम ही होगा। जिस तरह से मेडिकल साइंस की बातें हैं तो लोग इधर आते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। एक्यूप्रेशर का मतलब ये है दोस्तों कि मैंने हो गया काम, ख़त्म हो गया, बातें ख़त्म कर रहा हूँ।
नहीं, इसका मतलब ये है कि तो शुरुआत है, ये प्रेशर से शुरुआत है और आगे इसका विस्तृत रूप है। ये जो करते हैं पॉइंट दबाते हैं, पॉइंट दबाने को ही लोग एक्यूप्रेशर समझते हैं दोस्तों, और निडिल लगाने को एक्यूपंक्चर समझते हैं। दो चीज तो लोग समझते ही समझते हैं, इसके अलावा तीसरी चीज वो समझते नहीं है और ना समझना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसे समझेंगे आप? पहला पॉइंट आपने ऐसे करके दबाया तो ये एक्यूप्रेशर हो गया, यहाँ पे दबाया, यहाँ पे दबाया, यहाँ दबाया, ये सियासु, ये बॉडी में जहां पे पॉइंट दबाते हैं सियासु करते हैं चाइनीज के हिसाब से। अब ये एक्यूप्रेशर का नहीं दोस्तों, ये तो इसकी शुरुआत है, बेस है, फाउंडेशन है। ये तो जमीन के अंदर जैसे हम लोग डालते हैं ना, ये फाउंडेशन मकान बनाने की, जितने ऊंचाई मकान, तो ये फाउंडेशन है, ये इसकी शुरुआत है। लेकिन इसके बहुत हाई लेवल तक है, आपको बिलीव नहीं होगा। सिर्फ हाथ पे उंगली ऐसे करके रख दिया जाए तो आपका सिर्फ उंगली रखने से ट्रीटमेंट हो जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पे उंगली रख दिया जाए ऐसे, इससे भी ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। हमारे हाथ के हर एक पार्ट के ऑर्गन जो है, हर एक चीज कहते हैं, जिससे इसने पढ़ा, जिसने इसे देखा, हमारे सारे चक्र, हमारे बॉडी के अंदर में चक्र है। कैसे आते हैं? लोगों ने ऊपर से देखा एक जगह से चक्र, तो दोस्तों ये चक्र है। तो लोग समझते हैं कि चक्र ऐसे से घूमता, नहीं, चारों 6 साइड से चक्र आते हैं। 6 एनर्जी आती है चक्रस में। तो ये जो सारी 6 एनर्जी आती है, तो लोग इसको समझते ही नहीं दोस्तों। लोग को जो दिल किया वो कर रहे हैं। समझ लिया कि एक्यूप्रेशर का मतलब सिर्फ इतना पॉइंट। अरे बड़ी से बड़ी बीमारी का, क्रॉनिक बीमारी का इलाज इस एक्यूप्रेशर में है, और लोग इससे ठीक हो रहे हैं, और इसका फास्ट काम जादू की तरह कर रहा है। जादू से ज्यादा फास्ट ये काम करता है। और बड़ी से बीमारी की बात, जहां पे मेडिकल साइंस खत्म होता है दोस्तों, वहां पे इसका काम होने लगता है। मैंने तो ऐसा देखा है, मैंने तो रिजल्ट दिखाया। मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ और रिजल्ट दिखाता हूँ दोस्तों। आप भी दिखा सकते हो, आप भी सीख सकते हो, लेकिन स्टेज बाय स्टेज। आज मैं इस जगह तक पहुंचने के लिए मुझे 15 साल लगे हैं। हो सकता है आगे आने वाले 15 साल में मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताऊं, हमारा नॉलेज उतना विस्तृत होगा, हम उतने ज्यादा समझेंगे। तो यही चीजें हैं दोस्तों। तो आप अपने बैलेंस को संभालिए, और इस बैलेंस को संभालने के साथ इसको समझिए और इसे यूज कीजिए दोस्तों। मैंने अपने वीडियोस के लिंक में इतने सारे वीडियोस दिए हैं। अगर आप सिर्फ उससे कलर का करेंगे तो बहुत सारी चीजों का नॉलेज होगा। फर्स्ट स्टेज से लेके 6-7 स्टेज तक के मैंने ट्रीटमेंट उसके अंदर में दिए दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको फायदा देखिए। अगर लगता है कि आपको वीडियोस ये पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, लोगों को बताइए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। आज के लिए हम चाहते हैं हमें नई बीमारियों के साथ आप हमें कमेंट करें कि नई बीमारी है, और मैं उस पर आप लोगों को बना के दूं, नई चीजें दूं। तो प्लीज कमेंट नई बीमारियों के लिए जरूर कीजिए। और अगर आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक और सब्सक्राइब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट आपका बहुत जरूरी है। वो कमेंट आप कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट से ही हमारा सब कुछ अच्छे ढंग से होगा और सारी बातें बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियोस में हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ आगे आपके साथ मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आना चाहिए, आप इसे पसंद करेंगे, और आप नए वीडियोस के लिए हमें कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको किस किस तरह की तकलीफें हैं, या कहाँ पे आपको ये समझने में तकलीफ हो गई। इसलिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद जो है मुझे कमेंट कीजिए इसमें कहाँ पे क्या गलतियां हैं, कहाँ पे आपको समझ। चलो बाय बाय, धन्यवाद। मौसी का फोन था ना। हाँ
E ला पॉजिटिव